नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव और आपके लिए हर रोज शाम को 4 बजे लेकर आती हूं हेलो मनी 9। पर्सनल फाइनेंस के अलग अलग टॉपिक पर हम बात करते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स आपको सलाह देते हैं। और थर्सडेज यानी बृहस्पतिवार को हम फोकस करते हैं रियल एस्टेट पर। रियल एस्टेट सेक्टर में जो तेजी नजर आ रही है, इसका फायदा रीसेल प्रॉपर्टी मार्केट को भी मिल रहा है। रीसेल प्रॉपर्टी के मार्केट में भी तेजी दिख रही है और ओवरऑल जो हम एक रियल एस्टेट में एक अपबीट मूड देख रहे हैं, इसमें नई प्रॉपर्टीज का तो हाथ है ही, लेकिन साथ ही में रीसेल मार्केट में भी एक्शन बढ़ गया है। तो रीसेल का मतलब आप समझे ना, ऐसे मकान जो आप बिल्डर से नहीं खरीदते हैं, आप इसे खरीदते हैं एक दूसरे खरीदार से। मतलब कि मैंने बिल्डर से फ्लैट खरीदा, बाद में मैं इसे तीसरे व्यक्ति को जब बेचूंगी तो ये मैं अपने फ्लैट को रीसेल कर रही हूँ, जहां जो बायर है वो किसी बिल्डर से नहीं बल्कि एक इंडिविजुअल ओनर से घर खरीद रहा होता है। और इस तरह की प्रॉपर्टी में किस तरह आपको किन बातों का ख्याल रखना है, क्या जब आप रीसेल में प्रॉपर्टी खरीदते हैं, ये इसकी कीमत जो है आप एक बिल्डर से जब घर खरीदते हैं उससे कम होती है। आपको क्या क्या देखना चाहिए, किस तरह से घर को आप आके, इसी को आज हम समझने वाले हैं। और साथ में हम ये भी समझने वाले हैं कि जब आप एक अपने पुराने घर को खरीद रहे हैं तो उसमें आपको क्या पेपर वर्क है जो पूरा करना चाहिए। तो हाउसिंग.com की हेड ऑफ रिसर्च अंकिता सूद मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। वेलकम टू मनी 9 अंकिता, थैंक यू सो मच इस पर आपने वक्त निकाला हमसे बात करने के लिए। सो अंकिता से हम बात करें उससे पहले मैं बता देती हूँ छोटा सा प्रोसेस। अगर आप खुद हमारी बातचीत सुन करके उससे जुड़ा कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो ऐसे आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने सवाल 9311211874 पर। आप हमें ईमेल कर सकते हैं money9query@tv9.com पर। साथ ही में अगर आप YouTube पर जुड़े हुए लाइव तो आपको राइट में एक टॉप चैट का बॉक्स दिख रहा होगा, यहाँ पर भी आप अपने सवाल, अपने क्वेरीज, अगर हमारी बातचीत में आपको कुछ और क्लैरिफिकेशन चाहिए तो प्लीज़ लिखकर हमें ज़रूर बताइए। आप सवाल को क्लियरली लिखेंगे तो हमारे एक्सपर्ट उसे और क्लियरली समझा पाएंगे आपको। और अंकिता को अब वापस से हम शो में लेकर आते हैं। अंकिता, स्वागत है आपका मनी 9 में। ये फेस्टिवल सीजन है, सभी लोग जो हैं वो घर अभी खरीदते हैं, शुभ मानते हैं इस दौरान, ये जो आखिरी के 3 महीने भी हैं इस कैलेंडर ईयर के। तो रीसेल यानी जब पुराने मकानों की डिमांड में आप लोग किस तरह की तेजी देख रहे हैं, क्योंकि आप इस मार्केट को क्लोजली वॉच करते हैं। राइट। सो प्रियंका, पहले मैं कहूंगी कि पुराने घर कितने पुराने इज वी हैव टू डिफाइन दैट। से आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि ये हम बिल्डर से नहीं खरीद रहे हैं, एक अनदर पार्टी से खरीद रहे हैं, तो वो कितना पुराना घर है उस पर डिपेंड करेगा। रीसेल और न्यू प्रोजेक्ट राइट नाउ दोनों ही मार्केट्स में बहुत ही तेजी है। एक जो 2013 के बाद जो एक रियल एस्टेट डाउनटर्न आया था, you are back to the pre-COVID levels, and the upcycle has only just begun. That's what we say, that we are still in we are in the bull run. So resale market definitely बहुत तेजी पे है। न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च जो है वो ऑल टाइम हाई पे हैं। 2010-11 के टाइम पे जितने हम क्वांटा के न्यू लॉन्चेस देखते थे, अभी वैसे ही न्यू लॉन्चेस मार्केट में वापस हैं। बट फिर भी अगर आपको अभी रेडी टू मूव इन घर चाहिए तो आपको 3, 3.5, 4 साल रुकना पड़ेगा। तो रीसेल घरों की बिक्री का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर या ड्राइविंग फैक्टर है रेडी टू मूव इन। रेडी टू मूव इन इन्वेंट्री अगर आपको चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट पर्पस या खुद की रहने के लिए चाहिए, तो यस, रीसेल मार्केट में ही अगर आप जा सकते हैं, अगर वो इन्वेंट्री डेवलपर के पास मौजूद नहीं है। राइट। तो 2 बातें अंकिता की जिस पर मैं फोकस करना चाहूंगी। एक तो इन्होंने बहुत अच्छे से कहा पुराना घर, यानी कितना पुराना आप ले रहे हैं। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा जब आप एक पुराना घर खरीद रहे हैं, कि वो बहुत पुराना तो नहीं है, तो उसकी हालात क्या होंगे, वो किस तरह से प्लेस्ड होगा। ये एक सवाल है, इसका जवाब हम अंकिता से थोड़े आगे और इसको एक्सपैंड करने के लिए मैं कहूँगी आपको। और दूसरी बात कि रीसेल घरों के मार्केट में जो हम तेज़ी देख रहे हैं उसमें एक बड़ा पुल फैक्टर ये है कि आप तुरंत घर खरीद के उसमें रह सकते हैं। आप जब बिल्डर से नया मकान खरीदते हैं तो उसमें
वो टर्न अराउंड टाइम, वो घर जो होता है कुछ आधा कंस्ट्रक्टेड होता है, उसमें वक्त लगता है। ओके, सो जिनको रेडी टू मूव इन घर चाहिए उनके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है कि तुरंत वो उनको घर मिल जाएगा, लेकिन ज़रूर देखिएगा कितना पुराना है घर। अब ये बताइए, ये जो रीसेल प्रॉपर्टी की जो डिमांड है, ये तेज़ी क्या सिर्फ बड़े शहरों में है, क्योंकि लॉट्स ऑफ पीपल वेंट बैक होम ड्यूरिंग कोविड, यू नो, एंड नाउ दे कमिंग बैक टू सिटीज़, अपने वर्क प्लेस में वापस आ रहे हैं। तो क्या हम ये तेज़ी सिर्फ बड़े शहरों में देख रहे हैं, ये क्या ये मेट्रो फिनोमेना है, या फिर टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में भी इस तरह के घरों की डिमांड है? एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल टियर 1 या मेट्रो फिनोमेना नहीं है, बल्कि हमारा डेटा प्रियंका जी दिखाता है कि रीसेल की बिक्री और जो डिमांड है और जो इंटरेस्ट लेवल है वो टियर 2 एंड टियर 3 में ज्यादा है ऑन आवर प्लेटफॉर्म। अब ये क्यों है? क्योंकि टियर 2 और टियर 3 अभी प्रिडोमिनेंटली बहुत अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट्स हैं, तो वहां न्यू सप्लाई या न्यू कंस्ट्रक्शन इतना नहीं आया था। ऑल्सो इट इज अ फैक्टर ऑफ डिमांड। डिमांड इतनी नहीं थी, हम सब शहरों में आके काम कर रहे थे, वहां पे कोई नहीं था। नाउ कोविड के बाद सब लोग घर गए, उन्होंने वैसी ही चीजों की डिमांड करना शुरू की, तो अब वो साइकिल ऑफ न्यू कंस्ट्रक्शन इन द टियर 2 सिटीज अब स्टार्ट हुआ है। बट लेट्स से आप चले गए हैं और आपको घर चाहिए, आपको अपग्रेड करना है, आप एक टाइप में रहते थे, आपको हायर कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, तो आप डेफिनेटली टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज में रीसेल की डिमांड टॉप्स द न्यू प्रोजेक्ट्स, बिकॉज न्यू प्रोजेक्ट्स आर इन शॉर्ट सप्लाई देयर। ओके, सो अनदर थिंग जो मैं आपसे समझना चाहूँगी कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी को लेकर के पहले मैं नोएडा एनसीआर मार्केट को समझती हूँ और गुड़गांव के मार्केट को समझती हूँ, दिल्ली में रहती हूँ, तो वहाँ पर हमने देखा कि जब अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में लोगों ने बुकिंग की, बहुत सारे प्रॉब्लम्स झेलने पड़े, बहुत सारे लिटिगेशन, बहुत सारे इश्यूज रहे हैं, एनसीएलटी मामले चले गए, कोर्ट चले गए, कंज्यूमर फोरम में चले गए, और एक तरह से जो एक्सपीरियंस था वो अच्छा नहीं रहा। क्या ये भी एक वजह है कि लोग अब जो है बिल्डर के बजाय वो किसी ऐसे व्यक्ति से घर खरीदना चाहेंगे जो वहाँ पहले रह चुका है, घर जो है उनको शॉर्ट पता है कि भाई रेडी टू मूव इन फ्लैट मुझे तुरंत मिल जाएगा अगर मैं ये फ्लैट जो है एक प्रियंका से खरीदूं और ना कि एक सो एंड सो बिल्डर से खरीदूं? तो देखिए, कॉन्फिडेंस मार्केट में डेफिनेटली हिला था। रेरा के आने के बाद काफी चीजें स्ट्रीमलाइन हो गई हैं, और उसका एक टेस्टमेंट है कि अभी जो मैं बात कर रही थी न्यू सप्लाई जो एट एन ऑल टाइम हाई है, वो दर्शाता है सप्लाई साइड कॉन्फिडेंस, कि उन्हें पता है कि उनका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में बिकेगा बिकॉज डिमांड इतनी ज्यादा है। बट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, अगर लेट्स से कोई मुझसे घर खरीद रहा है, तो मैंने भी खरीदा है, सो इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द कॉन्फिडेंस फैक्टर राइट नाउ, इट इज प्योरली अ प्ले ऑफ रेडी टू मूव इन। अगर आप चाहते हैं आप इमीडिएटली मूव करें और वो प्राइमरी मार्केट में वो इन्वेंट्री अवेलेबल नहीं है, तो आप डेफिनेटली आप उसको रीसेल में ही खरीदेंगे। एंड प्रियंका जी, रीसेल एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट भी हो सकता है या नियरिंग कंप्लीशन भी हो सकता है। मैंने अंडर कंस्ट्रक्शन लेवल पे एक प्रोजेक्ट खरीदा, पर जैसे जैसे उसकी नियरिंग कंप्लीशन हुई मैंने वो बेच दिया, उसे भी हम रीसेल ही कहेंगे। ओके, सो बेसिकली रेडी टू मूव इन जो फैक्टर है वो इम्पॉर्टेंट है, और मुझे लगता है कि बिल्डर्स के पास रेडी टू मूव इन इन्वेंट्री अभी ऐसी है नहीं, और तुरंत तैयार भी नहीं होती, क्योंकि उन्होंने काफ़ी फ्लैट्स जो हैं वो निकाले भी हैं जब मूड थोड़ा सा कोविड के बाद, और कोविड के दौरान ही हमने देखा था कि लोग घर खरीद रहे थे। अब सबसे बड़ा फैक्टर रहता है अंकिता जी कि जब हम इंडिया में कुछ भी खरीदते हैं ना, हम सबको मालूम करना होता है कि उसकी प्राइस कितनी है। तो क्या अगर मैं एक रीसेल फ्लैट खरीदती हूँ एज कम्पेयर टू मी बाइंग अ न्यू हाउस, ये मुझे क्या थोड़ा सा बजट फ्रेंडली होगा? क्या मुझे इसमें कुछ थोड़ा सा प्राइस जो है वो मुझे सस्ते पड़ते हैं क्या? आज की मार्केट में आई विल से नो। आज की मार्केट में रीसेल एक न्यू प्रोजेक्ट, अगर हम बेस लेवल सेम लें कि एक ही प्रोजेक्ट में प्राइमरी जो डेवलपर के पास रखा है, और अगर आप वहीं एक सेकेंडरी इन्वेस्टर से आप प्रोजेक्ट लेते हैं, वो मोटा मोटा सेम ही कॉस्ट पे पड़ रहा है। डेटा एनालाइज करें तो प्री कोविड जहां ये डिफरेंस 10 to 15% भी होता था, बिकॉज डिमांड नहीं थी। अभी बिकॉज ऑफ द फैक्टर ऑफ डिमांड the delta has shrunk, so there is no difference between the resale price point and the under construction price point as well. However,
ये हमें देखना है कि ये रीसेल कितना पुराना है। अब अगर हम किसी मेच्योर मार्केट में ये रीसेल प्रोजेक्ट देखते हैं, उसकी एज ज्यादा हो चुकी है, तो वो डेफिनेटली इट विल ट्रेड एट अ डिस्काउंट टू अ न्यू प्रोजेक्ट। उसके अमेनिटीज, फैसिलिटीज, आपकी हम मतलब डिटेल में तो कितना बात कर सकते हैं इस पे। तो दैट इज वेयर द डेल्टा कम्स। सो कंडीशन ऑफ द हाउस आप जो खरीद रहे हैं, कंडीशन ऑफ द सोसाइटी जहां आप खरीद रहे हैं, बट आई टोटली डू नॉट अग्री अंकिता कि अगर आप कहेंगे कि रीसेल और एक नई प्रॉपर्टी का प्राइस सेम होगा, वो आई रियली डोंट अग्री, क्योंकि यू नो एंड आई एम वेरी इंट्रीग्ड विद दिस फैक्टर। यू नो एक घर एक सोसाइटी में जहाँ मान लीजिए मैं रहती हूँ, वहाँ पर वही घर जब मैं रीसेल करना चाहती हूँ तो मुझे वो प्राइस नहीं मिलता है, पर जब बिल्डर उसे नया बना के बेचता है तो उसे प्राइस मिलता है। सो आई डोंट थिंक सो रीसेल और न्यू प्रॉपर्टी में प्राइस सेम मुझे तो नहीं लगता है। मीन आप मुझे कैसे समझाना चाहेंगी? मुझे तो आई डोंट अग्री विथ यू। एक प्रोजेक्ट है जिसमें अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डर के पास है, अभी उसको टाइम लगेगा खत्म होने में। राइट। तो सिमिलरली हम एक ही प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो रीसेल में दे रहा है उसको भी टाइम लगेगा, सो दे विल बी सेम। हाउएवर अगर कंप्लीटेड प्रोजेक्ट है, रेडी टू मूव इन है, बिल्डर के पास कुछ इन्वेंट्री पड़ी है और रीसेल में भी कुछ इन्वेंट्री है, तो यस द सेलर इज अ डेस्परेट एग्जिट इन द करंट मार्केट। प्रियंका जी, हम 2019 के पहले की बात करें जब डिमांड बहुत म्यूटेड थी, तब ये देखने को नहीं मिलता था बिकॉज वी हैड डेस्परेट एग्जिट्स। राइट नाउ बिकॉज द रिटर्न्स आर बैक टू द प्रॉपर्टी मार्केट, इन्वेस्टर्स आर सीइंग रिटर्न्स। ओके। तो developers से सेम में ही राइट नाउ द प्रोजेक्ट्स आर ट्रेडिंग। Okay. एंड यू वुड have seen in the last 2 years, projects have actually appreciated. So nobody will resell at a discount to the developer in the current market because of demand. ओके चलिए, ये तो अच्छी बात है। मुझे लगता है जो लोग घर खरीदते थे जो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, या फिर जो लोग प्रॉब्ली अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, एक ऑलरेडी घर में रह रहे हैं, उसे अगर वो बेचेंगे तो उन्हें भी एक अच्छी प्राइस इस बाजार में मिलेगी, मूड अपबीट है। तो किस तरह के बायर्स को रीसेल प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए, इस पर आप क्या सलाह देती हैं? क्या कोई फर्स्ट टाइम होम बायर है वो खरीदे? किसके लिए राइट प्रॉपर्टी होती है? देखिए, रीसेल प्रॉपर्टी आदमी तब खरीदता है, फर्स्टली अगर उसको इट्स अ रेडी प्रोडक्ट, उसको इमिडिएटली मूव इन करना है। इन्वेस्टर तब खरीदता है, लाइक राइट नाउ इन द करंट मार्केट देयर आर चांसेस ऑफ इमीडिएट रिटर्न्स। अगर हम देखें 2019 के बाद वो इस टाइम बुल साइकिल पे एंटर कर रहे हैं, सो ही सीज ल्यूक्रेटिव रिटर्न्स इन द मार्केट, सो ही विल बाय एंड चर्न, राइट। तो टोटली डिपेंड करता है कि आपकी क्या दरकार है। आपको अपनी रिहाइश के लिए चाहिए तो आप रेडी टू मूव इन लेंगे, और अगर वो डेवलपर के पास, इसमें आप क्या खोएंगे? रीसेल में आपको अपफ्रंट पेमेंट करनी पड़ेगी, वेराज अगर आप डेवलपर से लेते हैं तो आप थोड़े डिस्काउंट्स या सर्टेन वेवर्स आपको लेट गो करने पड़ेंगे। सो कोई फ्लैट आपने सबसे पहले जो अंकिता कहा था, मैं उस पॉइंट पर आप चाहूँगी कि आप थोड़ा सा एक्सपैंड करें। आपने कहा था कि पुराना मतलब कितना पुराना, तो फिर अगर कोई रीसेल में घर खरीदने जा रहा है तो आप उन्हें कैसे बताएंगी कि आपको इतना पुराना ही घर लेना चाहिए, या फिर इससे ज़्यादा अगर एज है उस मकान की जो आप ले रहे हैं, देन प्रॉब्ली दिस इज़ द चेकलिस्ट दैट यू शुड फॉलो, दिस इज़ व्हाट यू शुड सी। देखिए, हम जब एक घर नैरो डाउन करते हैं तो सबसे पहले लोकेशन इज अ फैक्टर। मुझे पता है कि इस लोकेशन पे ये प्रोजेक्ट्स हैं। आप कैसे देखेंगे कि वो कितना पुराना होना चाहिए? फर्स्टली द विजुअल्स आर देयर, अपकीप कैसा है, बेसिक डेट्स तो आपको पता ही है कि ये प्रोजेक्ट लेट्स से 2015 में लॉन्च हुआ था। 2005 कई नए प्रोजेक्ट्स की भी प्रियंका जी हालत बहुत जर्जर है, उनके ऊपर ऑडिट्स लग रहे हैं। सो ऐसा नहीं है कि न्यू प्रोजेक्ट है तो इट्स अ श्योरिटी दैट इट इज एवरीथिंग इज फाइन विद इट। सो एज भी, कई पुराने प्रोजेक्ट्स भी बहुत अच्छे से एज हुए हैं, सो अपकीप, मेंटेनेंस, ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स, सीपेज, अगर हम बहुत ही ग्रैन्युलर लेवल तक चले जाएं, इट हैज टू बी अ वेल मेंटेन्ड प्रोजेक्ट, इट हैज टू बी अ वेल मेंटेन्ड अपार्टमेंट। उसके बाद जो मैक्रो लोकेशंस होते हैं, कई बार आप देखते हैं कि अब वो प्रॉपर्टी 10 साल पुरानी हो चुकी है। 10 साल में उस पूरे इकोसिस्टम या उस माइक्रो मार्केट का एक होता है ना, पूरा कता बजा ही बदल गया है। वहां ट्रैफिक हो गया है, पानी भरता है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स।
सो 10 साल कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की बात करें तो एक प्रॉपर्टी लेट्स से 60 से 70 साल के लिए इज गुड. हाउएवर विद द लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन क्वालिटी एटसेट्रा 10 साल की प्रॉपर्टी भी बहुत पुरानी हो जाती है. नाउ अगेन, पर अगर आपकी माइक्रो मार्केट प्रेफरेंस वही है, आपका बजट एरिया वही है, तो फिर आप फर्दर ड्रिल डाउन करेंगे कि अच्छा अब यही है, तो इसमें देन यू विल फाइंड द बेस्ट. Right. बट 5 years इज अ गुड टाइम पीरियड बिकॉज इतना तो टाइम प्रोजेक्ट को खत्म होने में ही लगता है मोटा मोटा 3.5 से 4 साल और फिर डिलीवरी में. सो 5 years इज गुड, इज अ न्यू प्रोजेक्ट. तो 5 to 10 years आप देख सकते हैं, 10 साल से अंदर अंदर. ओके, ऑल राइट. तो जो पॉइंट्स मैंने नोट किए अंकिता के ने जो बताया, वो मुझे लगा बहुत ज़रूरी पॉइंट्स है. लोकेशन देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आपका बजट और आपको जिस लोकेशन में घर चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो लोकेशन, आप जिस सोसाइटी में घर ले रहे हैं वो कितनी अच्छे से मैनेज्ड है, नहीं है, साफ़ सफाई है या नहीं है. तीसरा, सीपेज. बहुत आपको लग सकता है कि हम बहुत माइन्यूट बात बता रहे हैं, बट बिलीव मी ये एक बहुत बड़ा इशू है. सीपेज चेक कीजिएगा. इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके सराउंडिंग कैसा है, क्या बहुत वहाँ पे कोई बड़ा सा स्कूल खुल गया और वहाँ जैम लग जाता है गेट पर, या कोई मॉल खुल गया है, यू नो. एंड कंस्ट्रक्शन क्वालिटी जो आपको खुद चेक करना चाहिए. आपका ब्रोकर बोल रहा हो या घर का ओनर बोल रहा हो तो नहीं, आपको खुद भी उसको चेक करना बहुत ज़रूरी है. मैं स्टार्ट करना चाहूंगी यहाँ पे. कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अगर कोई होम बायर समझेंगे कि भाई हम कैसे देख सकते हैं, वी आर नॉट एक्सपर्ट्स. आजकल ऐसी कंपनीज भी हैं जो आपको हेल्प करती हैं एक प्रोजेक्ट या एक अपार्टमेंट का, वो ड्यू डिलिजेंस करती हैं टेक्निकल. सो आपके पास काफी ऑप्शंस इस टाइम अवेलेबल हैं. ऑब्वियसली हम लीगल डॉक्यूमेंट्स में तो अभी जा ही नहीं रहे कि रीसेल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तो वो फैक्टर्स होते हैं. मैं पूछने ही वाली थी अंकिता, ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. लीगल डॉक्यूमेंट्स, यू नो, जो टाइटल डीड्स हैं, इन सब को लेकर के. तो अगर आप पुराना फ्लैट खरीद रहे हैं, किसी ओनर से आप फ्लैट खरीद रहे हैं, तो व्हाट काइंड ऑफ पेपर वर्क, उसमें क्या क्या देखें? क्योंकि आपने लोकेशन से संबंधित बहुत सारी बात बताई, मुझे कुछ पेपर वर्क के बारे में भी थोड़ा सा बताइए. पेपर वर्क इज पैरामाउंट. ये लोकेशन और सब देख के आपने ड्रिल डाउन किया कि भैया ये मुझे अपार्टमेंट पसंद है, आपने उसको फिल्टर कर दिया. उसके बाद ऑल दोज अदर थिंग्स कम इनटू प्ले. एक चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जो स्पेशली रीसेल प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत बहुत जरूरी है. राइट फ्रॉम द अलॉटमेंट लेटर टू द पोजेशन लेटर, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, कन्वेंस डीड, ये सब बहुत जरूरी है. सेल डीड, म्यूटेशन सर्टिफिकेट कि आपको वो सेलर बेच रहा है, उसके पहले उसके कितने ओनर्स रह चुके हैं, सबका नाम प्रॉपरली ऑडिटेड है कि नहीं, वो सबका नाम उस डीड पे लिखा जाता है. तो एक चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होती है. ये कोई 10 से 12 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चेक करने चाहिए. नॉट नेसेसरी सारे सेलर्स ये डॉक्यूमेंट्स दिखा देंगे. Probably they will ask for a token money, but as a buyer and as today's buyer, you should be very very careful of the clearance उस अपार्टमेंट पे एंड ऑल्सो उस प्रोजेक्ट पे कोई encumbrance नहीं होनी चाहिए. So there are a lot of things that you should take care of, but predominantly ये 10 से 12 list of documents होते हैं जो आपको अपने फिक्स करने चाहिए बिफोर यू गेट इनटू एनी सॉर्ट ऑफ अग्रीमेंट विद द सेलर. आपने बताया कि टेक्निकल ड्यू डिलिजेंस के लिए एक एजेंसी है जिससे आपको मदद मिल सकती है. क्या पेपर वर्क के लिए भी कुछ इस तरह की एजेंसी? क्योंकि पेपर वर्क में कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. मैं बहुत डर जाती हूँ पेपर वर्क की जब बात आती है, यू नो. सो क्या ऐसी कोई एजेंसी है जो मदद कर सकती है? पेपर वर्क में भी है क्या कुछ ऐसी कोई एजेंसी? ऑफ कोर्स आउटसोर्स आप एक लॉयर को अपॉइंट कर सकते हैं जो आपके लिए ये सारा पेपर वर्क कर सकते हैं. जैसे इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट है वो आपको मांगने पे ही मिलेगा. दैट मीन्स कि इस पे कोई इनकम्बरेंस नहीं है, देयर इज नो आउटस्टैंडिंग ड्यूज ऑन दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी. आप अगर लोन ले रहे हैं, और ये इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट हमें उस ओनर से मिलेगा या फिर हमें वहाँ की सोसाइटी की ऑफिस से लेना होगा या हमें अथॉरिटीज के पास जाना होता है? सो इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट आपको अथॉरिटी से मिलता है कि इस पे कोई इनकम्बरेंस नहीं है, राइट. बट अगर आप लोन ले रहे हैं प्रियंका जी, तो बैंक आपके लिए ये ड्यू डिलिजेंस कर देगा. सो अगर आप मोस्टली एवरीबडी टेक्स इट ऑन लोन, पर अगर आप नहीं भी ले रहे हैं, आई वुड सजेस्ट कि आप एक छोटा लोन लें
ताकि एटलीस्ट ये वाला ड्यू डिलिजेंस बैंक आपके लिए कर दे, और आपको एक इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट एंड एटलीस्ट एक अथॉरिटी ने ये सारी चीजें वेट की हैं। ओके फाइन। सो आप एक लॉयर रख सकते हैं, और अगर लोन ले रहे हैं तो बैंक जो है वो आपसे जो प्रोसेसिंग फीस वगैरह जो लेते हैं ना, वो इन्हीं सब कामों के लिए लेते हैं।